स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोटे में कोटा यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण। क्या ये न्याय संगत है या ये न्याय संगत नहीं है? अगर ये न्याय संगत है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और विद फैक्ट बात करेंगे। वीडियो काफी लंबी होने वाली है और मैं हर चीज आपको लिख के विद फैक्ट आंकड़ों के साथ बताऊंगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप विषय को समझना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे रोकें और कॉपी पेन ले लें, अपनी डायरी उठा लें। और अगर आप इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं रखते तो अच्छा है कि आप इस वीडियो को ना देखें, आपके 25-30 मिनट खराब होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जो कि 1 अगस्त को आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे, भारत में जितने भी राज्य हैं, किसी भी राज्य की सरकार अगर चाहे तो वो कोटे के अंदर कोटा दे सकती है, यानी कि रिजर्वेशन के अंदर डिवाइडेशन कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि वो उसका जो पैरामीटर है वो क्या होगा। तो उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई, जो वर्गीकरण समर्थक हैं उनके अंदर और जो वर्गीकरण विरोधी हैं उनके अंदर। विरोधियों का तर्क ये था मोटा मोटा कि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है वर्गीकरण की। उसके लिए जो संविधान का आर्टिकल 341 है वो कुछ और कहता है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है। उसके बाद जो समर्थक हैं उनका मानना यह था कि वर्गीकरण जरूरी है, क्योंकि इस वर्गीकरण से जो वंचित जो वर्ग है, अब वंचित वर्ग क्या है उसके बारे में भी हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। जो वंचित वर्ग है, जो आखिरी जो छोर पे बैठा है, जिसे आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला, कि इस वर्गीकरण से उसे लाभ मिलेगा। अब उसे लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 अगस्त को जजमेंट आया। उसके बाद राज्य सरकार ने एससी आयोग, मैं इस वीडियो में बात करूंगा हरियाणा की, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो होगा। तेलंगाना के अंदर भी पहल शुरू हो गई, पंजाब के अंदर वर्गीकरण ऑलरेडी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एक आधार माना है कि राज्य पंजाब के अंदर अगर वर्गीकरण चल रहा है ठीक ठाक तरीके से तो अन्य राज्य के अंदर भी चल सकता है। लेकिन हम बात करेंगे न्याय संगत है या नहीं है। सबसे पहली चीज, न्याय संगत है या नहीं है। देखिए, जब एससी रिजर्वेशन लागू किया गया तो उस टाइम पे हालात ऐसे थे कि एससी जो कम्युनिटी थी, जिसके अंदर पूरे इंडिया से 1000 प्लस जातियां हैं, एसटी के अंदर भी 800-900 जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया था। और उस रिजर्वेशन के अंदर वो जो दिया गया ना, उसका मुख्य आधार ये था कि लंबे समय तक, सदियों तक, हजारों सालों से इन जो कम्युनिटी हैं, एससी और एसटी की कम्युनिटी, इनको मुख्य धारा से दूर रखा गया। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्हें काम धंधे करने का अधिकार नहीं था। तो सदियों से गुलामी का जीवन जीने के बाद उनका जो बौद्धिक विकास था वो रुक गया है, और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। मुख्य आधार था ये। और रिजर्वेशन का आधार आर्थिक नहीं था, वो सामाजिक था। तो इस 1947-1950 के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ और एससी एसटी की जातियों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया। अब आज हम जहां पे खड़े हैं, जो आंकड़े एससी आयोग ने और हरियाणा राज्य सरकार ने जो दिए हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं मेरे पास वो आंकड़े। इन आंकड़ों के अंदर दर्शाया गया है 36 जातियां जिन्हें डीएससी के अंदर शामिल किया गया है। इन 36 जातियों में शामिल हैं
वाल्मीकि, जिसे चूड़ा भी बोला जाता है, भंगी भी बोला जाता है इस रिकॉर्ड के अनुसार। धानक, ओड, बाजीगर, मजहबी सिख, आद धर्मी जिसे अहेरिया भी बोला जाता है, कोरी या कोली, फरेरा या राय सिख, पासी, बटवाल जिसे बरवाला और बोरिया भी बोला जाता है, मेघ जिसे मेघवाले भी बोला जाता है, खटिक, कबीरपंथी या जुलाहा, सासी या भेड़कूट या मनेस, ये तीनों एक ही जाति के नाम है। मैं जिसके साथ भी या लगाऊं तो समझ लेना वो उसी जाति का नाम है। डूमना, महासा, डूम, सिकलीगर या बरिया, डेहा, दाया या डेहा, नट या बड़ी, भांजरा, बंगाली, बरार, बुरार या बेरार, सनहाई, पेरना, गंदिल या गंडिल या गोंडोला, धोंगरी या ढागरी या सिग्गी, मारीचा, मरेचा, ये दोनों एक ही हैं, चनाल, दागी, डरेन, सनहाल, गागरा, सनसोई और सरेरा, ये 36 जातियां हैं। इन 36 जातियों का एक वर्ग बनाया गया है डीएससी, और ये बात बोली जाती है कि ये वंचित वर्ग हैं। इन वंचित वर्गों को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। और इससे अलग जो एक वर्ग बनाया गया है जिसे एससी कम्युनिटी की अन्य जातियां, जिसमें 15 जातियां शामिल हैं, वो कहने को 15 जातियां हैं लेकिन वो मोटा मोटा एक ही जाति चमार की उपजातियां हैं, जिसकी जनसंख्या 30,64,684 इस रिकॉर्ड के अनुसार है। और ये रिकॉर्ड कहता है कि 60% सरकारी नौकरियों पे इसका कब्जा है, इस वर्ग का। बाकी के पास 36 जातियों के पास सिर्फ 40% नौकरी है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं क्या आरक्षण न्याय संगत है। आरक्षण के अंदर वर्गीकरण क्या न्याय संगत है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, देश का संविधान लागू होने से पहले तक इन जातियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन मिला वो सबको एक साथ मिला था, किसी को पहले किसी को आगे पीछे नहीं मिला। और स्कूल के दरवाजे, सरकारी नौकरी के दरवाजे सबके लिए एक साथ खुले थे। अब इसमें एक कम्युनिटी चमार, इन्होंने सबसे ज्यादा पहल कर दी शिक्षा में भी। शिक्षा जल्दी मिली तो नौकरी जल्दी मिल गई, और शुरू में छोटी नौकरी मिली तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बड़ी नौकरी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की नौकरी तक पहुंचा दिया। मैं इस बात को भी थोड़ा थोड़ा मानता हूं कि इसमें राजकीय जो सत्ता थी, उसमें जो मंत्री बैठे थे, उनका भी हाथ रहा होगा। क्योंकि देखिए, एक सीधी सी बात है, जिस जाति का मंत्री होता है वो कम से कम अपने बच्चों को लगवाता है। तो मैं इस बात से भी टलूंगा नहीं, उन्होंने अपना काम जरूर किया होगा। लेकिन बात आती है क्या ये न्याय संगत है या नहीं है। तो ये न्याय संगत इसलिए नहीं है क्योंकि जब दरवाजे सबके लिए खुले थे, उसके बावजूद भी अगर कुछ जातियां पढ़ाई में, सरकारी नौकरी में पीछे रह जाती हैं, तो ये कमी उस जाति की नहीं है। उन्होंने किसी को पढ़ने से नहीं रोका, उन्होंने किसी को सरकारी नौकरी पर लगने से नहीं रोका। ये कमी है सरकार की। क्या सरकार ने वंचित वर्गों को मुख्य धारा तक लेके जाने का कोई काम किया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पिता के 4 बेटे हो गए, 2 बच्चे पढ़ाई में बढ़िया होशियार हैं, एक एवरेज है, एक थोड़ा और डल है। तो पिता क्या करता है, जो ऑलरेडी होशियार है, वो उससे अलग जो बच्चे थोड़े से पीछे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देता है। एक अच्छे पिता के अंदर यह काबिलियत होती है। लेकिन यहां पे राज्य सरकार ने पिता का रूप बिल्कुल भी नहीं निभाया। उसने जो आखिरी पायदान पे जो जातियां बैठी हैं, कुछ जातियां इसमें ऐसी भी हैं जिसमें आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, कम से कम 10-12 जातियां ऐसी हैं।
उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या उनके लिए स्पेशल एजुकेशन का कोई प्रावधान किया? क्या उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ किया? 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद से जितनी भी सरकारें रही हैं, क्या किसी ने उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। तो जो वर्गीकरण सरकार कर रही है ना, वो अपनी कमी छुपाने के लिए, ये काम सरकार का था कि वो बाकी जातियों को मुख्य धारा में लेके आती। लेकिन हम उस पर भी आज इतनी बहस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे SC DSC, जिसके अंदर 36 जातियां हैं और इसके अंदर एक ही जाति की 15 उपजातियां हैं। हम बात करेंगे अभी DSC को लेके जो ये बात बोली जा रही है कि इससे वंचित वर्गों के आखिरी पायदान पे बैठे हुए बच्चे तक लाभ मिलेगा। पहली चीज तो हम ये देखेंगे, क्या ये सही में वंचित वर्ग हैं? 36 जातियों में क्या सभी जातियां ऐसी हैं जिन्हें कोई अधिकार नहीं मिला? मैं अभी वीडियो बना रहा हूं ना, बड़ी भयंकर गर्मी के अंदर बना रहा हूं, तो इसमें हम बात करते हैं वाल्मीकि। इसको एक बार साफ कर देता हूं। वाल्मीकि कम्युनिटी, जिसकी कुल आबादी है 10,80,492। अब इसके पास ए ग्रुप की जो नौकरी है वो 72 है, बी ग्रुप की जो नौकरी है वो 4257 है, सी ग्रुप की जो नौकरी है, सॉरी, बी ग्रुप की नौकरी 437 है इसके पास, 437। सी ग्रुप की नौकरी इसके पास है 3072 और डी ग्रुप की नौकरी इसके पास है 4272। ये DSC वर्ग में एक बड़ी कम्युनिटी है। इसके बाद बड़ी कम्युनिटी है धानक, जिसकी आबादी है 6,92,997। इसमें ए ग्रुप की जो नौकरी है वो 87 है, बी ग्रुप की नौकरी 490 है, सी ग्रुप की नौकरी 3512 और डी ग्रुप की 834। ये दोनों आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी कम्युनिटी है इस ग्रुप में। इसके बाद ओड, बाजीगर, छा, आदर्मी हो गई। ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या 2 लाख या उसके आसपास है। अब समझने की बात यह है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वहां से शायद आपको फिर ठीक ठाक समझ में आ जाए। किसी समाज की जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख, और उसके पास सरकारी नौकरी है 1000। वहीं दूसरे समाज की जनसंख्या, एक और समाज है, उसकी जनसंख्या है 10,000 और उसके पास एवरेज जो नौकरी है वो है 100। अभी ये जो फर्क है ना, वो देखने में ऐसा दिखाई देगा कि इसके पास इस वाले से 900 नौकरी ज्यादा है, लेकिन क्या ये तुलनात्मक रूप से सही है? क्योंकि किसी भी चीज की तुलना हम एवरेज से करते हैं। इसके पास 1000 नौकरी है तो इसकी जनसंख्या भी 10 गुना ज्यादा है, इसके पास 100 नौकरी है तो इसकी जनसंख्या भी 10 गुना कम है। लेकिन एवरेज दोनों की क्या है, मायने वो रखती है। एवरेज ये है कि दोनों के पास 1000 पे 1 नौकरी है, सॉरी 100 पे 1 नौकरी है दोनों के पास।
तो हमें अगर वंचित वर्ग कौन है और कौन नहीं है उसका अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है तो हमें एवरेज देखनी होगी। तो अभी हम चलेंगे एवरेज पे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कौन वंचित है कौन वंचित नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, पर्सनली तौर पे मेरा खुद ये मानना है कि आरक्षण का लाभ अंतिम से अंतिम पायदान पे बैठे इंसान को मिलना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ठीक होना चाहिए। अगर आप सिर्फ आबादी के हिसाब से मान लेंगे, अगर आप तुलना करेंगे एक समाज चमार कम्युनिटी जिसमें 15 अलग अलग जातियों को, सॉरी ये उसी की उपजाति उनको लिया गया, लेकिन उसके आंकड़े नहीं दिखाए गए, चलो हम इकट्ठा भी मान लेते हैं, उसकी जनसंख्या जो सेकंड नंबर की बड़ी कम्युनिटी है वाल्मीकि, उससे 3 गुना ज्यादा है। धानक जो कम्युनिटी है उससे 5 गुना ज्यादा जनसंख्या है मोटा मोटा तौर पे। तो हम एवरेज के बिना निचोड़ नहीं निकाल सकते। अब आंकड़े आपके पास अखबार की कटिंग में होंगे, तुलना आपको करनी है, मैं आपको मोटे मोटे आंकड़े बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चमार समाज की ही बात कर लेते हैं। चमार समाज के पास ए बी सी और ग्रुप डी चारों की कुल मिला के, अब यहां पे हम तुलना है ना किसी भी समुदाय के आगे होने की, सिर्फ फर्स्ट क्लास नौकरी से नहीं कर सकते। फर्स्ट क्लास नौकरी से वो थोड़ा सा आगे तो निकल जाता है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे ना, ग्रुप डी में भी जो लगता है ना, वो अपने बच्चों को ठीक ठाक शिक्षा दे सकता है, अच्छी पढ़ाई करवा सकता है, लालन पालन आराम से कर सकता है। ग्रुप ए में थोड़ी सुविधाएं ज्यादा होंगी, लेकिन ग्रुप ए की नौकरी तभी मिलेंगी, वो सीधी नहीं मिलती हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं, वो मोस्टली तभी मिलती हैं जब आप बचपन से अपने बच्चे को बढ़िया एजुकेशन दिलवाएं। और आज अगर कोई ग्रुप डी की नौकरी पे है तो वो भी बढ़िया एजुकेशन दिलवा सकता है। तो इसलिए हम सारी नौकरियों को सम्मिलित करके, हाँ थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हम जो ग्रुप ए पे हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे कि उसमें सबसे ज्यादा नौकरी एवरेज के हिसाब से चमार कम्युनिटी के पास है या अन्य कम्युनिटी के पास भी है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कंबाइन करके। चमार कम्युनिटी के पास टोटल 29,639 नौकरी है, और इसकी आबादी को देखते हुए एवरेज ये निकलती है कि 103 आदमियों की जनसंख्या घनत्व पे चमारों के पास एक नौकरी है। 103 आदमी पे एक नौकरी। अब उसके बाद बड़ी जो कम्युनिटी है वो वाल्मीकि है। वाल्मीकि कम्युनिटी के पास कुल नौकरी है 7,853। 137 पे एक नौकरी है। फिर दानक कम्युनिटी के पास 4,923 कुल सरकारी नौकरी है, ए बी सी और ग्रुप डी की मिला के। 140 इंसानों पे औसतन एक नौकरी है। अब इसके बाद आ जाइए आप कुछ और कम्युनिटी जो इसके आसपास है, जो वंचित वर्ग में शामिल की गई है, डीएससी वर्ग में। ये चमार अलग है, तो हम तुलना ये कर रहे हैं कि ये कितना आगे है। और जो वर्गीकरण होगा डीएससी में जो 36 जातियां हैं उसके अनुसार, क्या वो सही में वंचित वर्ग है। तो अब हम बात करते हैं डीएससी ग्रुप में मेघवाल। इनके पास कुल सरकारी नौकरी 633 है। तुलना करें तो काफी कम नजर आती है, लेकिन अगर हम ये देखें कि इसकी जनसंख्या कितनी है, तो मेघवालों की जनसंख्या 78,095 है खाली, लेकिन उसके ऊपर 633 नौकरी है। और ये एवरेज जो है, औसतन जो एवरेज है वो 123।
इंसानों पे एक नौकरी। उसके बाद सासी भेड़कूट जिसे हम बोलते हैं, इसकी आबादी मोटा मोटा इसकी आबादी है 58,435, जिसमें इसके पास नौकरी है 430। एवरेज इसकी निकलती है 136 पे एक नौकरी। अब मैं सब जातियों पे जाऊंगा तो वो आप भी निकाल सकते हैं उसकी जनसंख्या के हिसाब से। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं, ये वो कम्युनिटी है जो लगभग लगभग पैरेलल चल रही है। यहां 103 है तो ये कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर 150 की एवरेज पे एक नौकरी है तो उसे हम ये मान सकते हैं कि इन जातियों को ठीक ठाक रूप से आरक्षण का लाभ मिला है। चलो हम कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि फिर भी पीछे चल रही हैं, लेकिन यहां पे कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो इससे आगे चल रही हैं। खटिक, खटिक जो जाति है उसकी जो खटिक जाति की जनसंख्या 72,000 कुछ है। हम्म, 72,849 इसकी जनसंख्या है, जबकि इसके पास नौकरी है 818 और इसकी एवरेज निकलती है 89 पे एक, यानी कि 89 इंसानों के ऊपर एक सरकारी नौकरी है। ये तो समारोह से भी आगे निकल गए। देखिए कितने गजब की बात है। लेकिन किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि खटिक बाकियों का आग खा गए। अगर हम एवरेज देखें, अब समारोह के पास तो इतनी नौकरियां हैं तो 31 लाख की जनसंख्या भी तो है इनकी, इसकी जनसंख्या कम है, एवरेज ये है। तो ये इस प्रकार का, मैं अभी तक ये सोच रहा था कि ये जो डीएससी का डिवाइडेशन जो किया है, अलग रखी है 36 जातियां, इसका पैरामीटर क्या रखा है? इन्हें वंचित दिखाने का कोई तो पैरामीटर होगा। तो बेस्ट क्या है, ये जो जातियां हैं, कुछ मैंने जाति कैटेगराइज की हैं जो वंचित हैं या नहीं है। मान लीजिए अगर डिवाइडेशन ही करना है जो न्याय संगत हो मेरी नजर से, तो उसके अनुसार खटिक, अच्छा एक जाति चनाल है, इसमें चनाल जाति के पास 96 पे एक नौकरी है। उनकी जनसंख्या बहुत कम है, काफी कम है। चनाल की जनसंख्या है महज 1058, जिसके पास उनके पास 11 नौकरी है। तो एवरेज ये निकलती है। तो मेरे हिसाब से अगर डिवाइडेशन करना है तो खटिक, चनाल, चमार, वाल्मीकि, दानक, मेघवाल, कबीरपंथी भी इसी लाइन में है, जुलाहा, 136 पे एक नौकरी है उनके पास। तो ये जो जातियां हैं ना, जो 150 के आसपास इंसानों की संख्या पे एक नौकरी रखती हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाना चाहिए जिसे हम ग्रुप डी का नाम दे सकते हैं। और इनकी जो जनसंख्या है टोटल, अगर मैं बात करूं, इनके पास जो नौकरी है इन जातियों के पास, एससी के पास टोटल जो, एक मिनट साफ कर लेते हैं, एससी वर्ग के पास टोटल 48,989 नौकरी है। अड़तालीस हजार 989, ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, जिसमें से
45,085 नौकरी अकेली इन 9 कास्टों के पास है। चमार, वाल्मीकि, धाणक, खटीक, चनाल, मेघवाल, कबीरपंथी, सासी और डूम। तो हम मान सकते हैं ये 9 जातियां ठीक ठाक रूप से आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं, क्योंकि 150 इंसानों पे एक नौकरी इनके पास है। तो वर्गीकरण अगर होना चाहिए तो इस बेस पे हो, इससे शायद फिर किसी को आपत्ति नहीं होगी, चमार कम्युनिटी को भी आपत्ति नहीं होगी। इनकी जो जनसंख्या है टोटल, जो इनकी जनसंख्या बैठती है वो एससी वर्ग का 80% है। तो एससी वर्ग को अगर 20% रिजर्वेशन मिलती है तो उस हिसाब से 16% इस वर्ग को दे देनी चाहिए। ये क्लियर। अब दूसरा जो वर्ग होना चाहिए, उन जातियों का एक वर्ग होना चाहिए जिन्हें आरक्षण तो मिला लेकिन वो काफी कम मिला। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आरक्षण मिला लेकिन अपेक्षाकृत इनकी तुलना में काफी कम मिला। वो जातियां हो सकती हैं आधर्मी, मजहबी सिख, बरार, बुरार या बेरार जिसे बोलते हैं, बंगाली, भांजरा, ढांगरी जिसे सिग्गी भी बोलते हैं, सिरकी बंद, पासी। इनकी जो जनसंख्या है वो एससी वर्ग की कुल जनसंख्या का 10% है। और इनकी जो सरकारी नौकरियों में जो इनकी भागीदारी है वो 150 से 500 के बीच में एक नौकरी है। किसी के पास 350 पे एक है, किसी के पास 400 पे एक है, किसी के पास 450 पे एक है। तो इनका एक अलग वर्ग बन सकता है। इनको इसकी तुलना में 2% आरक्षण दिया जा सकता है अलग से, ताकि आरक्षण का लाभ इनको भी मिले। अब फिर आते हैं बिल्कुल वंचित। यहां कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनको आज तक कुछ मिला ही नहीं, जैसे कि सरेरा है, उसकी जनसंख्या 403 है, उसके पास ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की एक भी नौकरी नहीं है आज तक। तो सबसे वंचित वर्ग तो वो हुआ, कौन? सरेरा। इससे अलग देहा, धाया या फिर डेहा जिसे हम बोलते हैं, सिकलीगर, बरिया, पेरणा, ये जातियां ऐसी हैं जो थोड़ी थोड़ी संख्या में हैं, लेकिन इन्हें आरक्षण का लाभ काफी कम मिला है, या मैं ये कहूं कि ना के बराबर ही मिला है। तो वंचित वर्ग में इनको रखते हुए ग्रुप बनाया जाना चाहिए इनका, और बाकी का जो 2% है वो इनको दे देना चाहिए, ताकि अंतिम छोर तक बैठे हुए इंसान को भी आरक्षण का लाभ मिले। अब कुछ डीएससी समर्थक कहेंगे कि टोटल नौकरियों से बात नहीं बनती, ग्रुप ए की नौकरी सबसे ज्यादा चमार कम्युनिटी के पास है। संख्या के हिसाब से देखें तो बिल्कुल 635 नौकरी चमार कम्युनिटी के पास है ग्रुप ए की। और आबादी को देखें तो मोटा मोटा 4800 इंसानों पे एक ग्रुप ए की नौकरी चमार कम्युनिटी के पास है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला था कि बात होनी चाहिए औसत पे। 635 नौकरी है तो जनसंख्या भी तो ज्यादा है, 31 लाख है। अब इसमें हम बात करेंगे कि औसत में कौन कौन सी ज्यादा है। तो औसत की जब हम बात करते हैं, चमारों से 2 जातियां ऐसी हैं जो ए में भी औसतन आगे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि उन्होंने किसी का हक खा लिया। पहले नंबर पे खटीक और कबीरपंथी या जुलाहा,
चमारों के पास 4800 पे एक नौकरी है, तो कबीरपंथी जो कम्युनिटी है उसके पास 4678 पे एक नौकरी है। क्योंकि चमारों के पास 635 नौकरी है, तो कबीरपंथी के पास 14 नौकरी है। अब 14 नौकरी है तो आबादी कम है, एवरेज निकलती है 4678। अब इसमें एक जाति और है, खटीक। औसतन देखी जाए तो सबसे ज्यादा नौकरी ए ग्रुप की खटीक के पास है। 2142 की एवरेज पे एक सरकारी नौकरी ग्रुप ए की, क्योंकि इसकी आबादी, कुल इसकी आबादी है खटीक की 72,849, जबकि चमार कम्युनिटी की आबादी है 31 लाख। तो एवरेज ये निकलती है। अब आप सब बड़े ही बुद्धिजीवी हैं, आप खुद एक बार देख के बताइए, क्या ये कम्युनिटी वंचित है? तो आपका जवाब होगा, अगर आप न्याय संगत हैं तो आपका जवाब होगा नहीं है। तो वर्गीकरण के समर्थकों ने इसको अलग करने की बात क्यों नहीं की? वर्गीकरण के समर्थकों ने इसको अलग करने की बात क्यों नहीं की? तो या तो अगर आप अंतिम छोर तक आरक्षण पहुंचाना चाहते हैं तो आपको मंथन करना होगा कि वो कैसे पहुंचेगा। अगर आपने अकेली चमार कम्युनिटी को अलग कर भी दिया तो क्या जो बिल्कुल अंतिम वर्ग पे बैठी हैं, सनसोई जैसे जो जाति है, मैंने एक जाति और बताई सरेरा, तो क्या ये कम्युनिटी उसे आगे निकलने देंगी? क्योंकि जब आज हर तरफ ये बात उठ रही है कि सबसे ज्यादा नौकरी चमार खा गए, हक चमार खा गए, और ये आज भी चमारों की तुलना में ग्रुप ए की नौकरी पे एवरेज में ज्यादा है, तो क्या ये उन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलने देंगे? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्या ये वर्गीकरण न्याय संगत होगा? और मैं अपील करूंगा एससी आयोग से भी। एससी आयोग के जो चेयरमैन हैं माननीय रविंद्र बलियाला जी, वो खुद मजहबी सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और मजहबी सिख की अगर मैं आपको स्थिति बताऊं तो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। वो भी मजहबी सिख के पास एवरेज 455 पे एक सरकारी नौकरी है, जबकि वाल्मीकि कम्युनिटी के पास 137 पे एक सरकारी नौकरी है, धानक कम्युनिटी के पास 140 पे एक सरकारी नौकरी है, और खटिक और जो एक दो कम्युनिटी और है जिनके पास चमारों से भी कम एवरेज पे सरकारी नौकरी है। तो रविंद्र बलियाला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके इस वर्ग को इस वर्गीकरण से कोई लाभ मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता मिलेगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? या तो एक ग्रुप के अंदर आप, जो मैंने बताया 9 जातियां, चमार, वाल्मीकि, खटिक, धानक, चनाल और जो सासी हैं, जो मैंने 9 जातियां आपको बताई, मेघवाल है, उनको एक ग्रुप में रखा जाए। 80% उनकी जनसंख्या के आधार पे 16% उन्हें रिजर्वेशन देके ऐसी कम्युनिटी से। एक वो ग्रुप जिसमें आपकी जाति है, जिसके अंदर कुछ और जिस तरह जातियां हैं, जैसे गंदिल हो गई, सनहाई हो गई, ढागरी हो गई, नट हो गई, बांदरा हो गई, बंगाली हो गई, इस तरह की जो जातियां हैं जिन्हें 500 से कम एवरेज पे एक सरकारी नौकरी अभी तक हासिल हुई है, उनको एक ग्रुप में रख के उनकी जनसंख्या के हिसाब से 2% रिजर्वेशन दिया जाए। और जिन्हें 500 से ऊपर, कुछ कम्युनिटी ऐसी भी हैं जिनके पास एक भी नौकरी नहीं है, शरीरा जैसे मैंने आपको बताई। अच्छा, कुछ
कम्युनिटी ऐसी भी है जिनके पास, जैसे प्रेरणा है, 1100 पे एक सरकारी नौकरी है उसके पास। अच्छा, इससे भी अलग सिगलीगर है, 1407 पे एक सरकारी नौकरी है। तो इन कम्युनिटियों को अगर आप वंचित वर्ग माने, मैं तो इन्हें वंचित वर्ग मानता हूं, तो इनको आरक्षण का लाभ तभी मिल सकता है जब आप इनको एक अलग वर्ग में रखते हुए 2% का जो बचा हुआ रिजर्वेशन है वो इनको दिया जाए। बाकी मेरा काम था आपको फैक्ट बताना। अब मुझे इतना पता है कि वर्गीकरण इस प्रकार से होता है। तो चमार रेजिमेंट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका मैं महासचिव हूं, मैं अपनी तरफ से इस वर्गीकरण का समर्थन करूंगा। वैसे मैं वर्गीकरण को न्याय संगत नहीं मानता, क्योंकि वो काम सरकार का था इन वर्गों को मुख्य धारा तक लेके जाने का। लेकिन फिर भी हमारी जातियों के बीच में आपसी टकराव ना हो, जैसे 21 अगस्त को हालात कर दिए गए थे आपसी टकराव की, तो हम नहीं चाहते कि एक छोटी सी चीज पे 2-4 नौकरी इधर उधर होने के कारण आपस में टकराव। तो अगर आप सच में वंचित वर्गों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के वर्गीकरण को मैं मेरी ट्रस्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि हम इसे स्वीकार करेंगे। और जितने अन्य चमार संगठन हैं, हम उनसे भी बात करके प्रयास करेंगे कि वो भी इस वर्गीकरण को स्वीकार करें। क्योंकि मकसद, और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि जो डीएससी या वर्गीकरण के समर्थक हैं, खासतौर पे डीएससी वर्ग वाले जो हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि मकसद उनका भी ये है कि वंचित वर्गों तक आरक्षण का लाभ पहुंचे, या जो अंतिम छोर पे जो कैटेगरी बैठी है उसको भी आरक्षण का लाभ पहुंचे। तो मेरे हिसाब से उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस वर्गीकरण से। अगर नियत उनकी भी यही है तो वो भी इसका समर्थन करेंगे और बाकी सब भी इसका समर्थन करेंगे। आपस में टकराव भी नहीं होगा और ठीक ठाक रास्ता भी निकल जाएगा। बाकी कमेंट करके आप सब बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप इसे शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने आप शेयर करेंगे। पसीने से बुरा हाल हो गया है, काफी देर हो गई, बड़े धैर्य से आपने मुझे देखा और सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने सुझाव मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद आप सभी का।